अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू वीक 15 डे 1। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ओएसपीएफ में जो टॉपिक कवर किया था वो था ओएसपीएफ रेगुलर एरिया टाइप्स। ठीक है जी। मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ये कहा भी था कि लास्ट लेक्चर आप लोग रिवाइज कर लें ताकि आज के जो टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे से समझ आ सकें। ठीक है, उम्मीद है आपने वीडियो देख ली होगी और रिवाइज कर लिया होगा। अदरवाइज ये है कि मैं क्विकली आपको, जिस तरह मेरी आदत है, प्रीवियस लेक्चर में रिवाइज करवा देता हूं, तो क्विकली जरा रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने ओएसपीएफ रेगुलर एरिया टाइप्स में क्या पढ़ा था। तो ओएसपीएफ की जो रेगुलर एरिया टाइप्स हैं वो टोटल 4 हैं। ठीक है जी। उनमें जो पहली टाइप है दैट इज स्टब एरिया या स्टबी एरिया। उसके बाद नंबर 2 पे है टोटली स्टब या टोटली स्टबी। नंबर 3 था एनएसएसए और फोर्थ नंबर पे है टोटली एनएसएसए, टोटली नॉट सो स्टबी एरिया। ये जो टॉपिक था इसका बुनियादी मकसद था आपके रिसोर्सेज को मैनेज करना। ठीक है जी। रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरह से थी कि अगर किसी एरिया में जो राउटर्स हैं उनमें ढेर सारे प्रीफिक्सेस आना शुरू हो गए, क्योंकि ओएसपीएफ में आपको पता है एलएसएस की मल्टीपल टाइप्स हैं। ठीक है जी। 7 टाइप्स तो आप लोगों ने भी गो थ्रू की हैं। ठीक है, तो ओएसपीएफ के डिफरेंट तरह के एलएसएस होते हैं। तो अगर किसी भी तरह के एलएसए की तादाद बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है, तो उसका नतीजा ये निकल सकता है कि आपके पास रिसोर्सेज कम पड़ जाएं, मेमोरी कम हो। जाहिर है आपके टेबल में अगर नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस ज्यादा होंगे तो आपको उन्हें प्रोसेस करने में भी ज्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, वक्त भी उसमें ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो रिसोर्स मैनेज करने के लिए ये टॉपिक इंट्रोड्यूस कराया गया था। याद रहे कि रिसोर्स मैनेज करने का ये आसान तरीन तरीका है। रिसोर्स मैनेज करने का ये आसान तरीन तरीका है, क्योंकि स्टब बनाने के लिए सिर्फ आपने कमांड दी थी एरिया 1 स्टब। ठीक है जी, स्टब बनाने के लिए कमांड दी थी एरिया 1 स्टब। ठीक है, टोटली स्टबी के लिए क्या किया था, एरिया 1 स्टब के आगे नो समरी ऐड कर। एनएसएसए बनाने के लिए एरिया 1 एनएसएसए लिखा था और टोटली एनएसएसए के लिए एरिया 1 एनएसएसए नो समरी। ठीक है जी। तो ये बड़ी आसान कॉन्फ़िगरेशन थी और इसका जो इम्पैक्ट था वो काफी बड़ा था। स्टब में क्या होता है जी, जरा जल्दी से बताएं। स्टब एरिया अगर बनाया जाए तो उसमें क्या होता है, LSA5 एंटर भी नहीं हो सकता, LSA5 जनरेट भी नहीं हो सकता, उस एरिया में ASBR भी नहीं होगा। ठीक है, LSA5 जनरेट ना होने का मतलब यही है कि ASBR नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद उसके अलावा और क्या था इसमें, डिफॉल्ट रूट जो है ना वो ABR खुद ही इंजेक्ट कर देता था। डिफॉल्ट रूट उनका वो जो एलए से आना बंद होते थे या जनरेट नहीं हो पाते थे उनका ऑल्टरनेट बन जाता था, मुतबादिल बन जाता था। ठीक है, और टोटली स्टबी में क्या होता है, एलए से 5 3 और 4 ये एंटर नहीं हो सकते। बाकी ASBR नहीं हो सकता, LS5 जनरेट नहीं हो सकता, लेकिन डिफॉल्ट रूट जनरेट होता है, ABR डिफॉल्ट रूट जनरेट करता है। ये था आपका टोटली स्टबी। NSSA में क्या होता है अच्छा, इंटरव्यू लेने वाला ना इसको इस तरह से पूछता है, वो कहता है जी एक रेगुलर एरिया है उसमें ऑलरेडी ASBR है और अब आपने वहां रिसोर्स मैनेज करना है। ठीक है, अब आप देखते हैं अगर ASBR है तो स्टब तो आप इसे बना नहीं सकते। ठीक है, तो लिहाजा आपको क्या करना पड़ेगा, NSSA बनाना पड़ेगा। NSSA में क्या होता है जी, LSA5 एंटर नहीं हो सकता, जनरेट हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ LSA7। LSA7 की शक्ल में वो जनरेट हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ASBR प्रेजेंट होता है और सिस्को में मैंने आपको बताया था बिहेवियर ये है कि NSSA के केस में डिफॉल्ट रूट ABR खुद इंजेक्ट नहीं करता, हमें करवाना पड़ता है अगर जरूरत हो तो, और जरूरत अक्सर होती ही है। ठीक है, लेकिन हवावे में ये देखा है कि हवावे के अंदर डिफॉल्ट रूट जनरेट हो जाता है। अच्छा, अब टोटली एनएसएसए में क्या होता है जी, टोटली एनएसएसए में LSA 3 4 और 5 एंटर नहीं हो सकते।
लेकिन LSA5 जनरेट हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ LSA7, और ABR डिफॉल्ट रूट भी इंजेक्ट करता है बाय डिफॉल्ट, सिस्को में भी करता है, हुआवे में भी करता है। ठीक है जी, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। मुझे लग ऐसे रहा आप लोगों के जो फीडबैक है कि आपको याद है या आपने कल रिवाइज कर लिया था, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है जी, तो इसका फायदा आपको ये होगा कि आज का लेक्चर जो है ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, आज सबसे पहले जाहिर है आज के लेक्चर की जो रूट्स हैं वो इसी टॉपिक से जुड़ी हुई हैं। ये जो आपने रेगुलर एरिया टाइप्स को इंप्लीमेंट किया था, इनका फायदा तो हमें पता है क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट, आसानी के साथ, ये भी है, कोई इतना मुश्किल काम हमें इसमें नहीं करना पड़ता। इनका एक ड्रॉबैक भी है, हाँ एक एक लाइन, बल्कि आप यूं के आधी आधी लाइन की कॉन्फ़िगरेशन थी, ठीक है, जो हमने की थी। तो इनका फायदा तो है, लेकिन इनके साथ एक नुकसान भी है, एक ड्रॉबैक भी जुड़ा हुआ है इसके साथ। ठीक है जी, आपको कोई ड्रॉबैक समझ में आता है, कोई नुकसान रेगुलर एरिया टाइप्स का, कोई डिसएडवांटेज आपके ज़हन में कोई हो कि ये चीज जो इसमें हुई है ना, ये कोई इतनी ठीक नहीं है, इसका नुकसान भी हो सकता है, कोई आपको नुकसान नजर आता हो, किसी चीज पे आपको इतराज हो? आपको कोई इतराज नहीं है? मुझे तो है, दुनिया को भी है, थोड़ी देर बाद आपको भी हो जाएगा, आप कहेंगे हाँ ये तो आपने सही बात की है, बिल्कुल। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इसमें जब ये LSA5 को, 3 को या 4 को रोकता है एरिया में एंटर होने से, उस रेगुलर एरिया में जिसको आपने स्टब या NSSA या टोटली स्टब या टोटली NSSA बनाया है, तो रोकने के बाद क्या करता है? रोकने के बाद अगला स्टेप क्या, आखिरी स्टेप क्या होता है? एक डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट कर देता है ABR। ये जो डिफॉल्ट रूट है, इसको हम कह तो रहे हैं कि उनका उन LSA5 के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इसको भेजा जाता है, बट टेक्निकली जो डिफॉल्ट रूट है ना, वो उन LSA, सिर्फ उन LSA का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो तो 4.29 बिलियन IP एड्रेसेस का रिप्रेजेंटेटिव है। यानी आपने अगर किसी राउटर के टेबल में डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट कर दिया ना, तो उस राउटर से तो आपने उसकी समझे अकल ही छीन ली है, उसकी जो डिस्कार्ड करने वाली सलाहियत थी वही खत्म हो गई है। अब तो वो राउटर, उसके लिए हर चीज समझे नोन ही है, जो नोन है उसके लिए वो यूनिकास्ट करता है, और जो अननोन है वो डिफॉल्ट रूट से मैच करेगा, तो जो भी आपका डिफॉल्ट रूट है उसकी तरफ फॉरवर्ड कर देगा। तो आज के बाद वो राउटर जिसके टेबल में डिफॉल्ट रूट आ गया है, वो उससे तो आपने जो राउटिंग के डिसीजंस होते थे, जो उसकी ताकत होती थी कि इसके लिए डिस्कार्ड करना है, इसके लिए फॉरवर्ड करना है, वो चीज खत्म हो जाएगी। तो इतराज इस चीज पे है कि उस पूरे एरिया के, अच्छा आपने ये काम किसी एक राउटर के साथ नहीं किया, हमारी लैब डायग्राम छोटी सी है ना, उसमें 3 राउटर्स हैं, राउटर 1, 2 और 3। उसमें आपको याद होगा सिर्फ इतना सा पोर्शन जो है हमारा, गालिबन ये राउटर 2 का एक लैन इंटरफेस भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, ये सिर्फ हमारा एरिया 1 इतना सा था। ठीक है जी, अच्छा पूरी तरह एरिया 1 में जो एक राउटर है ना, जो इंटरनल राउटर है, वो तो राउटर 1 है सिर्फ, लेकिन एरिया 1 बड़ा भी तो हो सकता है ना, इसमें और भी राउटर हो सकते हैं। तो जब ABR डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट करता है, तो उस एरिया के सारे राउटर्स में डिफॉल्ट रूट चला जाएगा, और वो सारे के सारे राउटर अब आज के बाद डिस्कार्ड नहीं करेंगे। डिफॉल्ट राउटिंग जो है ना, वो टेक्निकली कहा जाता है राउटिंग की मौत भी होती है एक तरह से। प्रॉपर राउटिंग तो ये है ना, जिस नेटवर्क पे जाना उसका बेस्ट पाथ आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये डिफॉल्ट राउटिंग वाला जो तरीकाकार है, ये गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है ना, तो आपका भी ये गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ही होना चाहिए। जब कोई और सोल्यूशन ना मिले या पॉसिबल ना हो आपके लिए, तब आपको डिफॉल्ट रूट पे जाना चाहिए। ये डिफॉल्ट रूट पे हमें इतराज है कि आपने नुमाइंदा LSA5 का भेजना था, वो बेचारे गिनती के थे, 4 नहीं तो 8 थे उसमें प्रीफिक्सेस, आपने उठा के 4.29 बिलियन का रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया। हमें उस रिप्रेजेंटेटिव पे, हमें उस डिफॉल्ट रूट पे इतराज है। ठीक है जी, अब डिफॉल्ट रूट के साथ एक ये भी कहानी है ना, एक प्रीफिक्स आपके टेबल में आ ही नहीं रहा। ठीक है जी, एक प्रीफिक्स जो आपके टेबल में आ ही नहीं रहा, उसके लिए आप किसी किस्म की पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कर सकते हैं? नहीं।
एक चीज आपके पास आ रही हो तो आप कहेंगे ना ये OE1 से आए या OE2 से आए, इसका सीड मैट्रिक ये हो जाए या इसका सीड मैट्रिक वो हो जाए। तो एक जो चीज आना ही बंद हो गई है तो उसके लिए तो फिर आप पॉलिसी बेस्ड राउटिंग भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो डिफॉल्ट रूट का ये भी नतीजा निकलता है, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक है, यानी इस पूरे रेगुलर एरिया टाइप्स में जिस चीज पे हमें एतराज है वो है डिफॉल्ट रूट। तो आप कहेंगे सर आप कहना ये चाह रहे हैं, यानी नतीजा इस पूरी कहानी का ये निकलता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव भेजना है ना वो कोशिश करनी चाहिए कि टू दी पॉइंट उन्हीं का रिप्रेजेंटेटिव हो जिन्हें आपने रोका है। 4 को रोका है तो उन 4 का रिप्रेजेंटेटिव भेजे, 8 को रोका है तो उनका रिप्रेजेंटेटिव भेजे, ठीक है जी, ना कि 4.29 बिलियन का। तो अब सवाल ये पैदा होता है क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि हम प्रीसाइज किस्म का रिप्रेजेंटेटिव भेज दें? जी ऐसी पॉसिबिलिटी है। इसमें अब जो कुछ करना पड़ेगा वो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है जी। आपको बेसिकली करनी पड़ेगी थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। और ये जो कैलकुलेशन है इसमें एक दफा फिर से आपका हर दिल अजीज टॉपिक, ठीक है जी, सबनेटिंग और ACL ये दो ही हैं, ठीक है। तो वो दोनों एक तरह से ACL में वो वाइल्ड कार्ड मास वाला टेबल मेन चीज है, ठीक है जी। तो वो वाइल्ड कार्ड मास वाला टेबल और दूसरा आपकी सबनेटिंग की जो स्किल्स हैं वो दोबारा से एक दफा आपके काम आएंगी, ठीक है। तो चलें जी जरा उसको समझ लेते हैं। आपको याद है जिस दिन मैंने क्लास लेस IP एड्रेसिंग शुरू की थी इस क्लास में, तो यानी क्लास फुल IP एड्रेसिंग को हमने पढ़ा, फिर हमारा एक नया दिन आया तो हमने कहा जी अब हम क्लास लेस IP एड्रेसिंग को पढ़ेंगे। तो क्लास लेस IP एड्रेसिंग में दो कॉन्सेप्ट्स थे, आपने एक को पढ़ा हुआ अभी तक, ठीक है जी। दो कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से थे? एक तो सबनेटिंग था और दूसरा सुपरनेटिंग था। सुपरनेटिंग आज तक पेंडिंग चलता है क्योंकि जिस दिन मैंने सुपरनेटिंग के बारे में लिखा था मैंने साथ में ये भी लिख दिया था कि इसका ताल्लुक राउटिंग के साथ है, और ये भी लिखवाया था आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि सबनेटिंग की जाती है IP एड्रेस मैनेजमेंट के लिए और सुपरनेटिंग की जाती है रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। तो आज आपका बेसिकली टॉपिक पिछले लेक्चर से रिसोर्स मैनेजमेंट ही चल रहा है। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया है, वो वक्त आ गया है कि आज आप सुपरनेटिंग को जो है वो सीखेंगे। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है उसके लिए जिसे सबनेटिंग आती है, उसके लिए जिसे वाइल्ड कार्ड मास्क के टेबल की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, अब अगर किसी को नहीं भी है ना तो ये ना आ गया मैं कान बंद करने लगा हूं और मैं अब सोच क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आएगी, ठीक है। तो ऐसी बिल्कुल जरूरत नहीं, आपको 100% समझ आएगी, बहुत आसान है, सबको समझ आ जाएगी। मैं अभी आसान बना देता हूँ इसको, ठीक है जी। ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसके दो टाइटल हैं, इसको हम राउट समराइजेशन भी कहते हैं और सुपरनेटिंग भी कहते हैं। मैं दोनों टाइटल जो हैं, दोनों हेडिंग्स वो यहाँ पे टाइप कर देता हूँ आपके लिए, राउट समराइजेशन या सुपरनेटिंग। राउट समराइजेशन या फिर सुपर नेटिंग, राउट समराइजेशन या फिर सुपर नेटिंग। अच्छा, इसकी मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं क्या है। लेट से एक राउटिंग टेबल है, मैं कुछ नाम यहाँ पे लिख रहा हूं, बजाय कि डायरेक्ट प्रीफिक्स IP लिखने की बजाय नाम लिखते हैं। एक राउटिंग टेबल में उसमें एक एंट्री है, एक प्रीफिक्स है, लेट से ये मैंने एक नाम लिख दिया हारून /6। टेक्निकली आपको पता है ना /6 नहीं हो सकता, /8 आखिरी हद है, उससे नीचे हम नहीं जाते हुए। पहला ऑक्टेट अयाना ने अपने पास रिजर्व्ड रखा हुआ है फॉर क्लासिफिकेशन। अच्छा, ये लेकिन एग्जांपल के लिए मैं कहता हूँ चलें ठीक है, ये एक प्रीफिक्स है और इस पे जाने का जो बेस्ट पाथ है ना दैट इज ईथरनेट 0 आउटगोइंग इंटरफेस लिखा हुआ है। अच्छा, अभी एक और प्रीफिक्स है, लेट से मैं कहता हूँ जी एक और नाम लिख देते हैं, ये जी हमने लिख दिया हामिद, ठीक है जी। और इसमें कितने हमें लेटर्स नजर आ रहे हैं? 5, ठीक है। और इधर जाने के लिए भी रास्ता जो है दैट इज ईथरनेट। अच्छा, एक और नाम अब मैं लिख देता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ, ये ले जी मैंने अपना नाम यहाँ पे ऐड कर दिया /7, ठीक है जी। इधर जाने का भी बेस्ट पाथ जो है वो ईथरनेट 0 ही है, यानी इन तीनों का जो बेस्ट पाथ है, जो आउटगोइंग इंटरफेस है दैट इज सेम। ये एक ऐसा राउटिंग टेबल है जिसमें बहुत सारी एंट्रीज हैं, ठीक है, और यहाँ पे रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत पड़ चुकी है।
रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत पड़ चुकी है और अब आपने रिसोर्स मैनेजमेंट करनी है। अच्छा, अब इसमें देखा यह जाएगा कि क्या आपके टेबल में कुछ ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जिनमें शुरू में, अच्छा शुरू से मुराद आईपी एड्रेस आपको पता ना लेफ्ट से राइट पे लिखा जाता है, ऑक्टेट नंबर 1 2 3 4 लेफ्ट से राइट होता है, और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का कॉन्सेप्ट भी याद होगा। हम टेबल बनाते हैं ना 1 2 4 8 करते करते 128 तक चले जाते हैं, 8 बिटें हो जाती हैं। तो ये वाली साइड मोस्ट सिग्निफिकेंट और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट, वैल्यू जिसकी कम है जिस तरफ तो वो लीस्ट है, जहां वैल्यू बढ़ रही है वो मोस्ट है। तो आपने ना मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड से यानी लेफ्ट साइड से नजर डालनी शुरू करनी है अपने टेबल में। क्या कोई ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जिनमें शुरू में कुछ मिलता जुलता हो, जैसे कि अब मैंने लिखे ही वो 3 है, बाकी लिखे नहीं हुए, समझे? मुझे यहाँ पे ना एज इन सब में कॉमन नजर आ रहा था, यानी समझे मैंने पूरे टेबल में से इन 3 को अलग कर लिया जिनमें शुरुआत में कुछ ना कुछ कॉमन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक तो मैंने ये देखा शुरू में कुछ मिलता जुलता है या नहीं है, साथ में मैंने ये देखा उन तक पहुंचने का बेस्ट पाथ भी सेम होना चाहिए। 2 शराइत हैं, एक तो कुछ कॉमन हो, दूसरा जाने के लिए बेस्ट पाथ भी एक हो, ठीक है, सेम हो। अब मैं देखूंगा कि शुरुआत में ये जो कॉमन वाला सिलसिला है वो कहां तक है, कितनी बिट्स कॉमन है। तो ए जिनमें कॉमन निकल आया, फिर मैंने देखा ए ये भी कॉमन निकल आया, फिर जब मैं तीसरी बिट पे आया ना तो यहां पे डिफरेंस था, यहाँ आर था, यहाँ एम था, यहाँ एस था। तो जिस बिट पे फर्क निकला ना उस बिट से लेकर आखिरी बिट तक, हमारे आईपी में टोटल कितनी बिटें होती हैं? 32। तो जिस बिट पे फर्क निकला है उस बिट से लेकर 32वीं बिट तक आपने खुद जीरो कर देना है। तो यहां पे फर्क आया ना तीसरी बिट, तो तीसरी को भी जीरो कर देना और 32वीं बिट तक आगे सारा कुछ जीरो। तो फिर टोटल में से कॉमन क्या निकला? एच ए। एच ए क्या निकला? कॉमन। कितनी बिटें कॉमन निकली हैं? 2। तो आप लिखेंगे एच ए स्लैश टू, एच ए स्लैश टू, आगे लिखेंगे ईथरनेट 0। आपको पता है ये एच ए स्लैश टू क्या है? एच ए स्लैश टू ऊपर वाले 3 प्रीफिक्सेस की समरी है। ये ऊपर वाले 3 प्रीफिक्सेस की क्या है? समरी। क्योंकि उनमें जो मिलता जुलता था, मिलता जुलते से मुराद ये नहीं होती दरमियान दरमियान में कोई बिट मैच कर जाए, शुरुआत से मैच होना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी को ख्याल रखते हुए, ठीक है जी। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से शुरू करेंगे, जितनी बिटें कॉमन आ गई, जहां से फर्क आया वहां से लेकर एंड तक 0, और जितनी बिटें कॉमन निकल आए वो बन जाएगी आपकी प्रीफिक्स लेंथ। तो यहां पे 2 निकली है। तो एच ए स्लैश टू क्या है? प्रीफिक्स, इस इन तीनों प्रीफिक्सेस की समरी। तो ये मैंने क्या किया है? राउट समराइजेशन, ठीक है। अच्छा, नेटवर्क की बिटें बढ़ाने को हम क्या कहते हैं? सबनेटिंग। नेटवर्क की बिटें घटाने को हम क्या कहते हैं? सुपरनेटिंग। तो जरा ऊपर वाले प्रीफिक्सेस में देखें 6 5 और 7 था ना, तो आपने नेटवर्क की बिटों को अब बढ़ा दिया या कम कर दिया? कम कर दिया। तो इसका मतलब है ये आपने क्या किया? सुपरनेटिंग की। सुपरनेटिंग और राउट समराइजेशन 2 अलग चीजें नहीं है, एक ही चीज के 2 मुख्तलिफ नाम है। यानी यूं कह लें राउट समराइजेशन के लिए सुपरनेटिंग ही करनी पड़ती है, ठीक है जी। अच्छा, आपको पता है अब क्या होगा? राउटिंग टेबल में ये तीनों एंट्रीज हम निकाल देंगे, राउटिंग टेबल से ये तीनों एंट्रीज हम निकाल देंगे, और इनकी जगह पे अब हम टेबल में क्या रखेंगे? एच ए स्लैश टू ईथरनेट 0। अब हारून के भी जितने आईपी हैं, पैकेट आएंगे हारून वाले नेटवर्क के लिए, वो भी इसी से मैच करेंगे और ईथरनेट 0 से बाहर निकल जाएंगे। हामिद वाले भी इसी एंट्री से मैच करके, हसनैन वाले भी इसी एंट्री से मैच करके ईथरनेट 0 पे निकल जाएंगे, क्योंकि इन तीनों के साथ ट्रीटमेंट एक ही होना था ना, ईथरनेट 0 से बाहर निकालना था। तो इसका नतीजा भी ये निकलेगा कि इन तीनों नेटवर्क के प्रीफिक्स ईथरनेट 0 से बाहर जाएंगे। आपको मैं बताता हूं, तो आपको जो इस वक्त प्रॉब्लम नजर आ रही है वो ये आ रही है, अब आप कहेंगे सर हारून वाले भी यहां से जाएंगे, हामिद वाले भी यहां से जाएंगे, हसनैन वाले भी यहां से जाएंगे, हसन वाले भी यहीं से जाएंगे, हाशिम वाले भी यहीं से जाएंगे, क्योंकि इनमें भी कॉमन एज ए ही निकलता है, ठीक है। तो यानी वो भी इसी के साथ मैच करेंगे।
तो यानी एच ए से शुरू होने वाले ये तीन तो नहीं है ना, यानी दुनिया में एच ए से शुरू होने वाले जितने भी प्रीफिक्सेस होंगे फिर उन सारों की ट्रैफिक यहां से जाएगी। तो क्या ये ड्रॉबैक नहीं है? अच्छा, मेरा यहाँ पे आर्गुमेंट ये है, डिफॉल्ट रूट से तो बेहतर ही है ना, कम से कम एच इन दो बिट्टों से जो मैच कर रहा है वही जाएंगे ना, 4.29 बिलियन तो नहीं चले जाएंगे उनके मुकाबले में। उससे तो बेहतर सोल्यूशन, उससे तो बेहतर सोल्यूशन। हाँ जाहिर है इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा को रगड़ा लग सकता है, वो काबू में आ सकते हैं, लेकिन उस वाले से बाहर आ लिए बेहतर है। ठीक है, अच्छा अब जब आप ये काम आईपी एड्रेसिंग के साथ करेंगे ना, अभी तो मैंने वैसे मिसाल दी है, मेरी इस मिसाल में आपको लग रहा होगा कि मार्जिन बहुत है, एचए से तो बड़े नाम शुरू होते हैं दुनिया में, लेकिन जब हम आईपी एड्रेसिंग पे आएंगे ना तो वहां पे फालतू एड्रेसेस कुछ ज्यादा नहीं होते, वहां पे तो आप कहेंगे बेहतरीन सोल्यूशन है। तो अभी मैं आईपी के ऊपर आता हूँ, पहले तो मुझे आप अपना सवाल बताते हैं, यही था? ठीक है, आवाज आ गई थी मुझे आपके अंदर से। ठीक है, तो बहरहाल ये जनाब अब आगे चलते हैं, इसी चीज को प्रॉपरली अब आईपी एड्रेसिंग के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉपर वाली राउट समराइजेशन कैसे होती है, सुपरनेटिंग कैसे होती है। उसके लिए हम अपने वो फेवरेट वाले नल जीरो वाले जो स्टैटिक राउट हम पिछले दिनों से बना रहे थे उन्हीं को लिख लेते हैं, या चले यूं करते हैं 192 डॉट एग्जाम्पल है ना, ये यूज कर लेते हैं 0.0/24। ठीक है, 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, 192.168.3.0/24। ये लेट से जी 4 प्रीफिक्सेस हैं जो आपके राउटिंग टेबल में आ रहे हैं। ठीक है जी, और इन तक पहुंचने का बेस्ट पाथ भी सेम है, इन तक पहुंचने का। और मैं दोबारा बता दूं कि ये आप सबको समझ आएगा, लिहाजा दिमाग खोल के समझ लीजिएगा, ये ना हो कि आपकी सबनेटिंग नहीं आती ना बस, हालांकि आती है आपको सबनेटिंग लेकिन आपको यकीन नहीं है, वो तो मैंने कहा था वक्त के साथ ही आएगा। ठीक है, तो बहरहाल ये आपको समझ आएगा। ठीक है, तो समझ ले, 4 मैंने लिख दिए प्रीफिक्स, 4 नेटवर्क हैं चारों पे जाने का रास्ता सेम है, चारों की समरी पॉसिबल है। ठीक है जी, अब इनकी समरी हमने कैसे लिखनी है वो जरा हम देख लेते हैं। तरीकाकार वही है, मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड से आप देखना शुरू करेंगे। मैं मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड से डेसिमल में देखना शुरू कर रहा हूं। पहला ऑक्टेट देखें 192, चारों में कॉमन है ना। अच्छा, इनको बाइनरी में भी लिख लें तो 8 बिटें बनती है ना, 8 तो वो भी सेम ही होंगी, तो 192 की जगह में 192 लिख सकता हूं, मैंने लिख दिया। उसके बाद सेकंड ऑक्टेट 16, चारों में 168, अब आप उनको बाइनरी में भी देखें तो सेम ही निकलेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 168। बिटें अब तक कितनी हो चुकी हैं? 8 जमा 8 16। कितनी बिटें सेम निकल आई हैं? कितनी बिटें कॉमन निकल आई हैं? 16। 16 बिटें तो कॉमन है। अच्छा, थर्ड ऑक्टेट में आप ये नहीं कह सकते थर्ड ऑक्टेट तो मिलता जुलता नहीं है लिहाजा फारिग कराएं, जीरो कर दें, क्योंकि आपने कहा था जहां से डिफरेंस शुरू हो तो आप वहां से जीरो कर दें। देखें जी, आपको डेसिमल में लग रहा है कि कुछ मिलता जुलता नहीं है, लेकिन बाइनरी में तो मिलता जुलता हो सकता है। टेक्निकली तो बाइनरी देखनी होती है, असल में तो इनकी बाइनरी देखी जाएगी। तो जरा ये 0 की 1 2 और 3 की हम बाइनरी में साइड पे लिखता हूं। ठीक है, और फिर उसमें देख लेते हैं कि क्या कोई चीज सेम है या नहीं है। ठीक है जी, तो इस पेज पे एक साइड के ऊपर अब मैं यहां लिखता हूं जी 0 1 2 और 3 की बाइनरी। 0 की बाइनरी होती है जी 8 0, 1 की बाइनरी 1, अच्छा 2 की बाइनरी और 3 की बाइनरी। ठीक है, ये कौन से वाला ऑक्टेट है हमारे केस में? ऑक्टेट नंबर 3, ऑक्टेट नंबर 3। अच्छा, ऑक्टेट नंबर 3 है, और ये मुझे बताएंगे कि ये बिट नंबर कौन सी है? ये वाली इससे पहले कितनी हो चुकी हैं? 16, तो ये आपकी बिट नंबर 17 है। 17 18 19 20 और ये वाली बिट नंबर 24, 17 से 24 तक। ठीक है जी अच्छा, इसी के नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर हम इसको देखें तो इसमें अब आप कॉमन के ऊपर आए। ठीक है, तो कौन कौन से बिट जो है वो कॉमन है? 0 कॉमन है, 17वीं बिट सेम है ना, 18वीं भी सेम है,
19, 20, 21, 22, 22 बिटे देखें ऊपर से नीचे 0। जो 23वीं बिट है उसमें फर्क है, 23वीं बिट यहां 0 0 है, नीचे 1 हो गई है। अच्छा, अब जिस बिट पे फर्क आए ना उससे आगे तो देखना ही नहीं है, उस बिट से लेकर एंड तक बाकी बिटें आपने खुद से 0 कर देनी है। तो आगे मैं खुद 0 करने लगा हूं, 0 0 डॉट। अच्छा, ये कौन सा ऑक्टेट था? तीसरा। चौथे ऑक्टेट में भी अब क्या होगा, मैंने तो अब 32 की 32 बिटें क्या कर देनी है? 0। ठीक है, तो ये इसको जरा साथ जोड़ लेते हैं, पास ले आते हैं। तो ये 192.168, ये 16 बिटें हो गई। अगली 16 की 16 बिटें हमने क्या कर दी हैं? 0। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो है यहां पे वो ये है कि ये आपकी वो बिटें हैं जो आपने 0 की हैं, क्योंकि बिट नंबर 23 पे क्या आया था? डिफरेंस। तो वहां से लेकर आगे तक आपने खुद 0 की हैं। और कॉमन बिटें भी टोटल जो है वो कितनी निकली हैं जी? ये 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 बिटें इसमें सेम निकली हैं। इन चारों एड्रेसेस को जब हमने बाइनरी में देखा तो पहली 22 बिटें सेम थी, कॉमन थी। ठीक है, अच्छा मुझे अब ये बताएं, थर्ड ऑक्टेट जो है आपका, उसको बाइनरी से डेसिमल में लेके जाएं, क्या आएगा? 0। अच्छा, और चौथे ऑक्टेट को? वो भी 0। स्लैश के आगे क्या लिखना है? कितनी बिटें मैच की हैं? 22। टेक्निकल तरीका ये है, इन चारों प्रीफिक्सेस को पूरा पूरा बाइनरी में लिख देते। अब मैंने जरा शॉर्टकट कर लिया, पहले 2 ऑक्टेट नजर आ रहा था सेम है तो मैंने नहीं लिखा बाइनरी में। असूलन तो आप पूरा बाइनरी में लिखते और फिर आपको साफ नजर आ जाना था कि इन चारों प्रीफिक्सेस में पहली 22 बिटें बिल्कुल सेम है। और जितनी बिटें सेम निकली है, जहां तक फर्क नहीं आया, वो आपकी क्या बन जाएगी? प्रीफिक्स लेंथ। ऊपर वाले 4 प्रीफिक्सेस को टेबल में रखने की बजाय सिर्फ नीचे वाला एक टेबल में ऐड कर दें, ऊपर वाले चारों कवर हो जाएंगे। ये ऊपर वाले चारों का एक सुपरनेट है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? सुपरनेट है। और ये ऊपर वाले राउट्स की समरी है, ऊपर वाले प्रीफिक्सेस की समरी भी है, उनका सुपरनेट भी है। सबनेटिंग डिवाइड्स, सुपरनेटिंग कंबाइंस। सबनेटिंग तोड़ती है और सुपरनेटिंग जोड़ती है। तो सुपरनेटिंग ने क्या किया? ऊपर वाले 4 प्रीफिक्सेस को जोड़ के एक सुपरनेट बना दिया, एक बड़ा नेटवर्क बना दिया। ऊपर वाले चारों के आईपी ऊपर वाले चारों के आईपी इस एक सुपरनेट से मैच करते हैं। ऊपर वाले चारों के आईपी एक नीचे वाले से मैच करते हैं। अच्छा, अब इसमें एक भी फालतू नहीं है। वो हसनैन वाले केस में, HA वाले केस में तो फालतू बन रहे थे, इसमें इन चारों की ही समरी है, इसके अलावा किसी और प्रीफिक्स की ये समरी नहीं है। यानी ये तो बिल्कुल प्रिसाइज है, टू द पॉइंट है। कोई मुश्किल काम तो नहीं था ना? बिटें देखनी है मैच कितनी कर रही है, बस। अब मैं इसको करने लगा हूं और आसान। ठीक है, वो प्रो वाला तरीका करने लगे जरा, थोड़ा सा प्रो है लेकिन है आसान, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, वाइल्ड कार्ड मार्क्स वाला टेबल याद है? इतना तो याद होगा, एक टेबल था, है हमारे पास एक। ठीक है जी, और बड़ा फायदा होता है उसका अगर उसको ठीक से बंदा इस्तेमाल कर ले। तो जिन लोगों को इस टेबल की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ना, तो उन लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि आज के बाद आपको राउट समराइजेशन के लिए इतना तकल्लुफ करने की जरूरत ही नहीं है। क्या आप चारों प्रीफिक्स लिखें, उनकी बाइनरियां लिखें, फिर आप उनमें बिटें मैच करें, कोई जरूरत ही नहीं है। आपको तरीका बताता हूं। ये जो 4 प्रीफिक्स थे, इनका तीसरा ऑक्टेट जरा देखें क्या है? 0 1 2 3। 0 से 3 तक का कोई ग्रुप होता है, ब्लॉक अपना? 0 से 3 वाला ब्लॉक होता है ना, फिर उसके बाद अगला कौन सा होता है? 4 से 7, 8 से 11। तो ये जिनकी समरी आपने करनी थी, उनका ताल्लुक क्या किसी एक ब्लॉक से है। जिनकी समरी करनी थी उनका ताल्लुक एक ब्लॉक से है। अगर तो इनका ताल्लुक एक ब्लॉक से है तो आपने अब करना सिर्फ ये है कि इस ब्लॉक का जो पहला एड्रेस है वो आपका समरी एड्रेस बनेगा। ये देखें, ये वाला एड्रेस क्या बनेगा? नीचे देख लें, समरी एड्रेस यही है, 192.168.0.0। जो ब्लॉक का पहला एड्रेस होगा वो आपका प्रीफिक्स होगा। ब्लॉक का साइज क्या है?
कितने कितने वाला ब्लॉक है ये? 4 वाला। ये 0 से 3 का साइज क्या है? 4। 4 कॉम्बिनेशन कितनी बिट्टों से बनते हैं? 2 से। 4 कॉम्बिनेशन कितनी बिट्टों से बनते हैं? 2 से। सबनेटिंग में बिट्टे बढ़ाते हैं ना, सुपरनेटिंग में बिट्टे कम करते हैं। कितनी बिट्टे काम करनी है? 2। 4 कॉम्बिनेशन कितनी बिट्टों से बनते हैं? 2 से। तो यहां पे कितनी बिट्टे थी? 24। उसमें से कितनी कम करनी है? 2। तो 2 कम कर दें, प्रीफिक्स की लेंथ निकल आएगी। पहले वाला एड्रेस, ब्लॉक का पहला एड्रेस आपका समरी एड्रेस बनेगा, और ब्लॉक के साइज से आपको बिटों का अंदाजा हो जाएगा, और आप उतनी बिटें जो है वो कम कर देंगे। याद रखिएगा, सुपरनेटिंग या सबनेटिंग हमेशा उन ब्लॉक्स के मुताबिक ही हो रही होती है। वो ब्लॉक जो है ना, वो आपका एक पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, आप उस ब्लॉक को तोड़ नहीं सकते कभी भी। आपको रहना उन हदूद के अंदर ही है, आप कुछ नया नहीं निकाल सकते। वो इवन और ऑड भी हमने निकाला था वो भी ब्लॉक के अंदर ही, ठीक है जी, वो भी ब्लॉक के मुताबिक ही रूल बना था, ठीक है। तो यहां पे याद रखिएगा, समरी का भी यही उसूल है, समरी हमेशा ब्लॉक्स के मुताबिक ही होती है। अब कुछ एग्जांपल्स और कर लेते हैं, आपने मुझे अब बताना है कि समरी एड्रेस क्या होगा। लेट से मैं आपको कहता हूं 172.16.00/16, 172.17.00/17, 172.18.00/ सॉरी ये 17 नहीं है, ये 16 ही है, यहां पर भी 16, और 172.19.00/16, ठीक है जी। ये कितने प्रीफिक्स है? 4। इन तक जाने का रास्ता सेम है, ये मैं आपको बता रहा हूं। नजर आ रहा है शुरुआत में कुछ कॉमन है, तो समरी तो इनकी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, एक तरीका ये, आप बाइंडिंग में खोल के इनको वो मैच करना शुरू कर दें, वो भी ठीक है, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगता है। आप ये देखें कौन सा जो ऑक्टेट है वो वेरी कर रहा है सेकंड, और उसकी वेरिएशन देखें कहां से कहां तक है, 16, 17, 18, 19। तो ये एक ब्लॉक पूरा बन रहा है। 16 से 19 वाला भी ब्लॉक होता है, वही वाला 0 से 3 वाला ब्लॉक ही है ये, ठीक है। तो 16 से 19 का भी क्या होता है? ब्लॉक। 16 से 19 का भी ब्लॉक होता है। इसकी समरी बता दें। 172.16.00, ठीक है जी। 4 कॉम्बिनेशन है ना, 4 कॉम्बिनेशन 2 बिटों से बनते हैं, तो 16 में से 2 कम कर लें, ये इसकी समरी है। आप वैसे भी कर लेंगे, यही जवाब आएगा, आप इस तरह से भी लिख लें, यही जवाब आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने मुझे एक चीज बतानी है, उससे आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसा समझ आया है ये। लेट से मैं कहता हूं 192.168.2.0/24, 192.168.5.0/24, 192.168.9.0/24, 192.168.14.0/24, ठीक है जी। इन तक जाने का ये कितने प्रीफिक्सेस हैं? 4। ये प्रीफिक्स कितने हैं? 4, ठीक है जी। इन तक जाने का पाथ सेम है, इन तक जाने का पाथ सेम है, ये 4 प्रीफिक्स हैं, इन तक जाने का पाथ सेम है, ठीक है जी। तो क्या इनकी समरी पॉसिबल है? जाहिर है, आप शुरू में जब नजर डालते हैं तो आप कहेंगे हाँ जी मिलता जुलता तो है, समरी पॉसिबल ही होगी जी, बिल्कुल पॉसिबल है। इनकी समरी क्या होगी? एक तरीका तो ये, आप बाइनरी में सबको लिखें और देख लें कितनी बिटें मैच कर रही हैं, कि क्या कॉमन निकल रहा है और कितनी बिटें बनी है वो, ठीक है। एक आसान तरीका भी है, मैंने भी एक स्टेटमेंट दी है भाई, जो मर्जी हो जाए, सुपरनेटिंग हो या सबनेटिंग हो, वो होती है हमेशा ब्लॉक के मुताबिक ही है। आपने, हाँ जी, आपने अब देखना ये है कि ये सारे के सारे एड्रेसेस जो है ना, पहले से लेकर आखिरी तक, कौन सा ऐसा एक ब्लॉक है जिसमें पूरे आ जाते हैं? वो ब्लॉक है 0 से 15 वाला। 0 से 15 वाला ब्लॉक होता है ना, तो टेक्निकली ये 0 से 15 वाला ही ब्लॉक है। अब 0 से 15 वाले सारे प्रीफिक्स हो तब भी यही होगा, उनमें से चंद एक हो तब भी यही होगा। समरी इनकी उसी लिहाज से निकलनी है।
अच्छा, अब 0 से 15 वाला ब्लॉक जो है उसमें पहला एड्रेस फिर क्या है 192.168.0.0। भाई ये जो आपका समरी एड्रेस आता है ये आपके ब्लॉक का पहला एड्रेस होता है हमेशा। जो रेंज आपको दी हुई है ना, जो रेंज आपको दी हुई है, ठीक है, उसका पहला एड्रेस नहीं, ब्लॉक का पहला एड्रेस। तो ब्लॉक तो ये वाला बनता है। अच्छा, ब्लॉक का साइज क्या है 0 से 15? 16 बिट्टे जो है, 16 कॉम्बिनेशन 4 बिट्टों से बनते हैं, तो 24 में से 4 कम कर दें, ये इनकी समरी बनेगी। आपने कहा था ना लिख के कर लेते हैं, आप लिख के कर लें, समरी इनकी यही निकलेगी। अब यहां जो हसन ने सवाल एक रेज किया था अपने मन ही मन में, ठीक है जी, और मैंने अभी बताया भी था, यहां प्रॉब्लम है, ये समरी इन चारों की नहीं है, ये समरी उस पूरे 16 के ब्लॉक की है। तो इसमें वो 16 के 16 काबू आएंगे, और वो आएंगे, लेकिन फिर भी अच्छा है ना, सिर्फ उन 16 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 4.29 बिलियन को तो नहीं कर रहा, उससे तो फिर भी ये बेहतर है। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी, ठीक है। इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर समरी तो आप इसकी भी निकाल सकते हैं 192.168.1.0/24 और 192.168.126.0/24, ठीक है जी। समरी बता दें इसकी क्या बनेगी, या ये नीचे 2 प्रीफिक्स लिखे हैं मैंने। वो ब्लॉक्स में से कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसमें ये दोनों ही शामिल हैं? 0 से 127 वाला, 0 से 127 वाला। तो ब्लॉक साइज 128, यानी इसमें 128 कॉम्बिनेशन बनते हैं। 128 के लिए हमें 7 बिटें चाहिए होती हैं, तो 7 बिटों के 128 कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ब्लॉक कौन सा है 0 से 127 वाला, तो 0 वाला बन जाएगा समरी एड्रेस, और 7 बिटें 24 में से आप कम कर लेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 17 रह जाएंगी, स्लैश, यानी 192.168.0.0/17, ये इसकी समरी बनेगी। हाँ, 0 से 127 कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? 128। 128 कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कितनी बिटें चाहिए होती हैं? 7, 2 की पावर 7, 128, तो 7 इसलिए कम किया, ठीक है जी। तो इसका मतलब है राउट समराइजेशन के लिए इतनी मुशक्कत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। आप ब्लॉक देखें, ब्लॉक में देखें जी कि पहला और आखिरी जो सबसे छोटा एड्रेस और जो सबसे बड़ा एड्रेस है वो किस ब्लॉक में फिट आ रहा है, तो जिस ब्लॉक में फिट आ रहा है उस लिहाज से आप जो है वो आंसर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। नहीं समझ आ रहा हो ना अगर, तो आखिरी हाल तो आपके पास है, बाइनरी में खोल के लिख ले और फिर मैच कर लें बिट्टे कितनी मैच कर रही है, ठीक है, और जहां मिस मैच हो वहां से एंड तक 0 कर दे। तो वो जो टेबल है ना वाइल्ड कार्ड मास वाला, उसमें मैंने कुछ सोच समझ के मेहनत की थी और आपको कहा था वो बड़े फायदे का है, ठीक है जी, हर जगह पे बड़ा फायदा होता है, तो उसको आप अच्छे से सीख लें तो यहां पे भी आपकी जिंदगी जो है वो बड़ी आसान हो जाएगी। अच्छा, अब हमें ये कैलकुलेशन आ गई है राउट समराइजेशन की, तो अब इसका फायदा आपको पता है क्या है? राउट समराइजेशन हमारे तमाम राउटिंग प्रोटोकॉल्स में मौजूद है। राउट समराइजेशन रिप वेरिएंट 2 में भी होती है। अच्छा, रिप वेरिएंट 1 में नहीं होती, क्यों? रिप वेरिएंट 1, रिप वेरिएंट 2 याद है ना, ये 2 वेरिएंट्स होते हैं IPv4 वाले रिप के लिए। रिप वेरिएंट 1 में राउट समराइजेशन नहीं हो सकती, वेरिएंट 2 में हो सकती है, क्यों? सही जवाब बताएं। रिप वेरिएंट 1 सिर्फ क्लास फुल को सपोर्ट करता है, वेरिएंट 2 क्लास लेस क्लास फुल दोनों को सपोर्ट करता है, ठीक है। सुपरनेटिंग या राउट समराइजेशन भी क्लास लेस ही है, ठीक है जी। तो लिहाजा रिप वेरिएंट 2 तो सपोर्ट करेगा, रिप वेरिएंट 2 में भी सुपरनेटिंग हो सकती है, यानी राउट समराइजेशन होती है, OSPF में भी होती है, EIGRP में भी होती है, BGP में भी होती है, यानी आपका हर प्रोटोकॉल जो है वो राउट समराइजेशन को सपोर्ट करता है। हम लोग इस वक्त पढ़ रहे हैं OSPF, और हम अब OSPF में आज देखेंगे कि इस राउट समराइजेशन को हम इंप्लीमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। एक चीज लैब शुरू करने से पहले, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने से पहले एक चीज आपको बता देता हूं कि OSPF में 2 तरह के LSAs हैं, या यूं कह लें 3 तरह के, जिनकी आप समरी परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो LSA 5, वही जिनके लिए हम पहले स्टब बनाते थे, ठीक है जी।
तो LSA5 की समरी हो सकती है, LSA3 और 4 की हो सकती है। LSA3 और 4 का एक कंबाइंड, आपको पता ना, ग्रुप ए की है, इसको हम समरी LSA कहते हैं। तो कहा यह जाएगा कि समरी LSA की समरी हो सकती है OSPF में, और LSA5 की यानी एक्सटर्नल LSA की समरी हो सकती है। OSPF में किस किस LSA की समरी परफॉर्म की जा सकती है? LSA5, हाँ 3, 4, 5, ये जरा आसान हो जाएगा। LSA3, 4 और 5, इनके लिए आप राउट समराइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लेट्स सी। डायग्राम जनाब हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, आईपी एड्रेसेस उसमें आपको पता है कॉन्फ़िगर्ड है, वही हमारा 3 राउटर्स वाला सेटअप है। इनमें आईपी तो कॉन्फ़िगर्ड होंगे, लेकिन प्रोटोकॉल मुझे याद पड़ता है हमने सेव नहीं किया होता, क्योंकि हर रोज एक नई बाउंड्री होती है, एक नया सिनेरियो होता है, तो ओएसपीएफ चला के मैं उसको सेव नहीं करता। ठीक है, जरा डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं और पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमने बेसिकली करना क्या है। राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, ये 3 राउटर्स, यहाँ पे एक लूप बैक भी है, वो शुरू से है तो अब उसको हमें साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। तीनों राउटर्स का एक एक लैन नेटवर्क भी है जी, यहाँ पे हम लैन नेटवर्क बना लेते हैं। राउटर 3 पे आज मैं एक एक्स्ट्रा काम ये करूंगा कि राउटर 3 पे वो हम समरी, वो स्टैटिक राउट्स तो बनाते ही हैं नल जीरो वाले, एक दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम विजुअलाइज करने के लिए वो तो बनेंगे। ठीक है, वो यहाँ पे हमारे केस में होते हैं 199.168 डॉट, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आज चलें थोड़ा चेंज करते हैं ना, 8.0/24 कर देता हूँ, उसके बाद 9.0, फिर उसके बाद 10.0, उसके बाद 11.0/24। थर्ड ऑक्टेट देखें क्या कैसे वेरी कर रहा है, 8, 9, 10 और 11। ठीक है जी, ये थर्ड ऑक्टेट, और फोर्थ ऑक्टेट 0 है यहाँ पे। तो ये 4 स्टैटिक राउट बना लेंगे नल जीरो वाले। उसके अलावा राउटर 3 पे एक और काम भी आज हम करेंगे, यहाँ मैं बनाऊंगा लूप बैक इंटरफेसेस, कुछ 4 के करीब हम लूप बैक इंटरफेसेस भी क्रिएट करेंगे। लूप बैक का मैंने आपको बताया था, एक सिंबल तो इस तरह से होता है, आप लूप भी बना सकते हैं, और एक सिंबल ये भी होता है, जगह जब कम पड़ी हो तो यही वाला सिंबल फिर काम आता है। ठीक है, तो 4 लूप बैक इंटरफेसेस मैं क्रिएट करूंगा ऑन राउटर 3। उन लूप बैक्स के ऊपर जो मैं आईपी असाइन करूंगा ना, वो यूं होगा 172.16.0.1। इंटरफेस को आईपी दिया जाता है, नेटवर्क आईडी नहीं कॉन्फ़िगर होती इंटरफेस पे, तो आईपी कॉन्फ़िगर होता है, आईपी ये दूंगा मैं। अच्छा, इसी तरीके से दूसरे लूप बैक को 172.17.0.1, फिर 172.18.0.1, 172.19.0.1। ठीक है, लूप बैक 1, लूप बैक 2, लूप बैक 3 एंड लूप बैक 4। तो इन लूप बैक्स को ये वाले आईपी असाइन कर दूंगा ऑन राउटर 3। जो काम हम रूटीन में करते आ रहे हैं राउटर 1, 2, 3, आपकी अटेंडेंस होगी भी, चले, राउटर 1, 2, 3 जो है, राउटर 1, 2, 3, इनपे जो काम हम आज तक करते आए हैं वो तो करना ही है। एक्स्ट्रा सिर्फ ये है कि राउटर 3 पे आज 4 एक्स्ट्रा लूप बैक भी बना लेने, बस। बाकी वो नल जीरो वाले स्टैटिक राउट तो कब से बन रहे हैं, वो आज भी बनेंगे। आज जरा उनका एड्रेस थोड़ा चेंज कर देंगे, बाकी तो सब कुछ वैसे का वैसे ही है। तो सबसे पहले मैं राउटर 3 पे जाता हूं, और ये जरा ना स्टैटिक राउट बना लें। शो आईपी राउट स्टैटिक की कमांड देके देख लें, पहले से तो कोई स्टैटिक राउट नहीं है जी, पहले से कोई स्टैटिक राउट मौजूद नहीं है। तो आईपी को रूट बताना है 199.168.8.0। ठीक है जी, 255.255.255.0 नल 0। सिर्फ अब यहां पे क्या करना है, थर्ड ऑक्टेट को चेंज, 8 की जगह 9, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 11। ठीक तो ये आपके बन गए 4 स्टैटिक राउट। ज्यादा बनाने हैं आप ज्यादा बना सकते हैं, तो ये 4 स्टैटिक राउट जो है वो मैंने क्रिएट कर लिए हैं। अच्छा, उसके अलावा राउटर 3 पे क्या प्लान था, 4 लूप बैक इंटरफेसेस भी बनाने हैं, वो भी बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए मैं अभी एक काम करता हूं ना, मैं जरा ओएसपी भी चला लूं। ठीक है, राउटर 1 पे आते हैं, और रीडिस्ट्रीब्यूट भी करना है। ठीक है, सारा कुछ पे कर लेते हैं। राउटर 1 पे आए जी, राउटर ओएसपी है 1, डू शो आईपी एलियासेस, इससे आपको आईपी नजर आ जाते हैं। नेटवर्क 1.1.1.1, एरिया 1,
वो मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ हम बनाएंगे। बाउंड्रीज यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये जी हमारी बाउंड्री है, ये एरिया 1 और ये हमारा एरिया 0। बैकबोन होना जरूरी है, ठीक है जी। तो एक एरिया 0 और एक एरिया 1 है, तो ये मैंने एंटर कर दिया। नेटवर्क, अच्छा जी, दूसरा आईपी ये है, एरिया 1। राउटर 1 पे ओएसपीएफ चल गया, पिछले काफी दिनों से ऐसे ही चल रहा है, कोई खास फर्क यहाँ पे नहीं है। राउटर 2 शो आईपी एलियासेस, राउटर ओएसपीएफ 1 नेटवर्क, ये वाला इंटरफेस एरिया 1 और ये वाला इंटरफेस, इसको कॉन्फ़िगर करते ही नेबरशिप आप हो जानी चाहिए राउटर 1 और 2 के दरमियान। अब तो आपको ये भी पता है कौन से पैकेट एक्सचेंज होंगे, कौन एडजेसेंट होता है, कौन सिर्फ नेबर होता है, ठीक है जी। 5 पैकेट कहाँ पे एक्सचेंज हो रहे होते हैं, स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं, ओएसपीएफ की स्टेट्स बताएंगे आप ऐसे कौन कौन सी हैं, याद हो किसी को? डाउन, इनिट, इनिट या वन वे कहते हैं उसको, ठीक है, टू वे, एक्सटार्ट, एक्सचेंज, लोडिंग और फुल, ठीक है जी। लोडिंग डन वो एक मैसेज होता है, ठीक है जी, डन स्टेट नहीं है, लोडिंग और फुल, ठीक है, ये स्टेट्स हैं। बिल्कुल जबरदस्त, इसका मतलब है आपसे कोई इंटरव्यू में पूछेगा तो आप ये जवाब दे देंगे। वेरी गुड, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद जनाब ये आपका राउटर 2 और 1 के दरमियान एरिया 1 तो हो गया कॉन्फ़िगर। अब बारी है एरिया 0 की। राउटर 2 के बाकी के जो दो इंटरफेसेस हैं उनको हमने एरिया 0 में एडवर्टाइज कर देना, यानी कि बैकबोन में। तो ये एरिया 0 नेटवर्क जी। अच्छा, आप साथ करना चाह रहे हैं, बिल्कुल करें। ये अच्छी बात है वैसे, बना मौके भी काम खत्म कर दे। जवाब वो लिस्ट कर लेना अपने पास। राउटर 1, यार तुमने वैसे कोई टीवी चैनल छोड़ा नहीं है, मैंने साफ लगाया है। कितनी फूफू है यार उसकी। है इसीलिए तो मैं छेड़ रहा हूं तुम्हें। हो गया, चलें आगे। ओके, तो राउटर 3 पे चलते हैं जी। राउटर 3 के इंटरफेस तो दो ही हैं, डू शो आईपी एलियासेस, या आप यूं भी कर सकते हैं डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ इंक्लूड अप, या एक्सक्लूड डाउन भी किया जा सकता है, एक्सक्लूड अनअसाइंड भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे जी नेटवर्क 2.1.1.2 0.0.0.0 एरिया 0, नेटवर्क सॉरी राउटर ओएसपीएफ 1 नेटवर्क, और उसके बाद नेटवर्क 192.168.3.1 0.0.0.0 एरिया 0। यहाँ पे आपको पता है लॉग मैसेज इसलिए नहीं आते क्योंकि हमने बंद किए हुए हैं, ठीक है जी।
नो लॉगिंग कंसोल की कमांड दे के सेव कर लिया था एक दिन, वो आज तक अब सेव नहीं चल रहा है, ठीक है। लेकिन नेबरशिप इनकी आप हो चुकी है। नेबरशिप देखने की कमांड भी आपको पता होगी। राउटर 3 का नेबर सिर्फ राउटर 2 होगा क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर होते हैं, ठीक है जी। तो नेबरशिप की कमांड क्या है जी, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। अगर यहां कमांड देनी है तो डू लिखना पड़ेगा शुरू में, डू शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, ठीक है जी। तो राउटर 3 का एक ही नेबर है जो कि राउटर 2 है, और इनके दरमियान स्टेट क्या है, फुल। प्रायोरिटी 0 का मतलब है ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, और यहाँ पे डीआर बीडीआर आपको नजर भी नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में डीआर बीडीआर का इलेक्शन नहीं होता, ठीक है जी। तो इसका मतलब है ओएसपीएफ जहां तक कॉन्फ़िगर करने की बात थी, ओएसपीएफ तो चल गया है। अब सिर्फ ये काम है जी, एक तो राउटर 3 पे हमने वो स्टैटिक राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, कर देते हैं जी। रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक और सबनेट्स। ओएसपीएफ में आपने ये चीज याद रखनी है कि जब भी आप इसमें रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सबनेट आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है ताकि क्लास फुल और क्लास लेस दोनों तरह के आपके प्रीफिक्सेस जो है वो क्या हो जाएं, रीडिस्ट्रीब्यूट। तो रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक सबनेट आपने कर दिया। अब आपको याद होगा आपने राउटर 3 पे 4 लूपबैक इंटरफेस बनाने का प्लान किया हुआ है, बनाए कोई नहीं थे आपने, सोचा था कि 4 लूपबैक बनाएंगे और उनको भी आपने ओएसपीएफ में ही एडवर्टाइज करना है। जरा अपनी डायग्राम दोबारा देखें तो राउटर 3 के जो चारों लूपबैक्स हैं ये किस एरिया की बाउंड्री के अंदर आ रहे हैं, एरिया 0। तो आपने उनको बना के एरिया 0 में ही एडवर्टाइज कराना है, करा लेते हैं जी। राउटर 3 पे यहां से एग्जिट किया। अच्छा, अब साथ साथ ही जो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं कर लें। इंटरफेस लूपबैक 1 एंटर, ठीक है जी। अच्छा, ये जब आप इंटरफेस लूपबैक बनाते हैं ना तो ये अप होता है और उसका लॉग मैसेज आता है। हमने वैसे ही खामोश कराया हुआ अपने वाले इसको लैपटॉप को, तो लिहाजा अपने इस राउटर 3 को, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग मैसेज नहीं आएगा। आईपी एड्रेस 172.16.0.1। लूपबैक पे जब आईपी देते हैं तो क्या रिकमेंडेड है, /32 के साथ आईपी दिया जाए, 255.255.255.255। आईपी भी कॉन्फ़िगर हो गया, इंटरफेस अब भी हो गया, लूपबैक को नो शटडाउन करना नहीं पड़ता, ठीक है जी। अच्छा, लगे आते इस पे ओएसपीएफ भी चला देते हैं। आपको याद है ओएसपीएफ चलाने का एक तरीका पर इंटरफेस भी है, तो आप पर इंटरफेस वाला मेथड यूज कर लें। आईपी ओएसपीएफ 1 एरिया 0, बजाय कि आप पहले इंटरफेस बनाएं फिर ओएसपीएफ में जाएं फिर एक एक नेटवर्क दोबारा एडवर्टाइज करें, ये आसान तरीका है, ठीक है। उसके बाद इंटरफेस लूपबैक 2, अब ये आपका नया इंटरफेस है। अच्छा, आईपी एड्रेसिंग की स्कीम एक जैसे रखने का ये भी फायदा होता है, जरा आप देखें मैंने अप एरो की किया, हसन आप भी यही करेंगे, अप एरो की करें, पुराना आईपी सामने लेकर आए और उसमें दूसरे ऑक्टेट में 16 को 17 बना दें। और ओएसपीएफ वाली कमांड सेम ही है, आईपी ओएसपीएफ 1 एरिया 0, यानी मैं उसको साथ साथ ये भी कहता जा रहा हूं कि इसको ओएसपीएफ 1 एरिया 0 में एडवर्टाइज भी कर दो। इंटरफेस लूपबैक 3, इधर 17 की जगह 18, और ओएसपीएफ वाली कमांड वही है। इंटरफेस लूपबैक 4, 18 की जगह 19। अच्छा, हुआ नहीं है, एक सेकेंड। ठीक हो गया, 4 इंटरफेस बनाए, चारों को अलग अलग आईपी दिया, चारों पे ओएसपीएफ भी चल गया। अच्छा, राउटर 3 के पहले थे 2 इंटरफेस, लूपबैक्स के बाद हो गए 6। अब 6 के 6 पे ओएसपीएफ ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा, ये चेक करने की एक कमांड है। कमांड आप बताएं। मैंने कहा था ओएसपीएफ की ट्रबल शूटिंग में सबसे ज्यादा आपको फायदा देगी ये कमांड, और ये कमांड है शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ। शो आईपी एक कमांड है ना, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ वाली, तो ये है शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ। एंटर करेंगे तो 6 इंटरफेस हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। प्रोसेस आईडी सबकी 1 है, एरिया आईडी सबकी 0 है, ठीक है जी। और जिस तरीके से आप ओएसपीएफ इन पे चलाना चाह रहे थे उस तरीके से ओएसपीएफ इन पे
चला हुआ, ठीक है। और यहाँ पे अब आपको, अच्छा इसमें ना इस वाली आउटपुट में भी आपका भी यही कुछ आ रहा है। इस वाली आउटपुट में भी कुछ चीजें मैंने आपको पहले बताया था कि आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन अब आपको अब ये भी समझ आ जाएंगी। यानी अब इनकी ये स्टेट भी आगे लिखी होती है। अच्छा, लूप बैक की स्टेट लूप बैक की है, लूप बैक तो एक स्पेशल इंटरफेस है ना, ठीक है। तो इसके ऊपर तो ना डीआर, ना ये पॉइंट टू पॉइंट होता है, ना इस पे डीआर बीडीआर का कोई इलेक्शन होता है, लिहाजा लूप बैक की स्टेट लूप ही होती है, यानी लूप बैक ही होती है। ये यहाँ डीआर बना हुआ है क्योंकि इंटरफेस है फास्ट ईथरनेट, और वो होता है मल्टी एक्सेस नेटवर्क। और एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क में एक डीआर, एक बीडीआर और मल्टीपल डीआर अदर हो सकते हैं। क्योंकि ये इंटरफेस है ये अकेला, लिहाजा ये डीआर बना हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं, हमने पहले भी चेक कर लिया था। यहाँ पे देखें, नेबर्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, नेबर्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनमें कहाँ किसके साथ नेबर बना हुआ है और किसके साथ कोई नेबर नहीं है। तो यहाँ पे देखें, ये ऊपर वाले अगर आप देखें तो इनमें से किसी के साथ भी कोई नेबरशिप नहीं हुई भी, क्योंकि लूप बैक के साथ तो कोई नेबर बन नहीं सकता, कोई कनेक्टेड नहीं है। हमारे फास्ट ईथरनेट के साथ भी कोई चीज कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जो सीरियल इंटरफेस है 1/1 का मतलब समझा दें क्या है, एक नेबर है और वो एडजेसेंट भी है। याद है, नेबर होना और एडजेसेंट होना फर्क है। हो सकता है आपकी नेबरशिप हो लेकिन एडजेसेंसी ना हो, ठीक है। एडजेसेंट होने के लिए 5 पैकेट एक्सचेंज करने पड़ते हैं, और सिर्फ हेलो पैकेट जा रहा है तो आपको नेबर ही नजर आएगा। तो नेबर भी है और एडजेसेंट भी है, एक एक, ठीक है जी। वही एक नेबर एडजेसेंट है, वही एक नेबर आपका जो है वो सिर्फ नेबर भी है, ठीक है। ओके जी, तो ये ओएसपी हमारा कंप्लीट हो गया। हमने आज के सेटअप के लिए जो लैब जिस तरह से बिल्ड करनी थी वो बिल्ड हो चुकी है। अब राउटर 1 पे हम जाते हैं। इसके राउटिंग टेबल में टोटल कितनी एंट्रीज होंगी आपने बताना है, और किस तरह से होगी ये भी आपने बताना है। टोटल हमारे प्रीफिक्स कितने हो गए आज? अब 6 तो होते थे ना आमलात में, 3 लैन 2 वैन 1 लूप बैक, 6 होते थे। तो एक्स्ट्रा इसमें क्या है, 4 स्टैटिक राउट, 10 हो गए। 4 लूप बैक नए बनाए आपने राउटर 3 पे, 14। तो टोटल आपके 14 प्रीफिक्स हैं। राउटर 1 के टेबल में इस वक्त 14 प्रीफिक्स आने चाहिए। क्या कोई ऐसी कमांड हमें प्रीवियस लेक्चर में पता लगी थी जिसके देख के हमें डायरेक्टली नंबर पता लग जाता है कि टेबल में जो है वो कितनी एंट्रीज हैं? क्या कमांड थी? शो आईपी राउट, और इसके आगे क्या लिखना था? समरी। शो आईपी राउट समरी, ठीक है जी। इसको एंटर करते हैं। यहां पे आप देखें टोटल कितने प्रीफिक्स है, 14 में से 5, इन्हीं 14 में 5 आपके सबनेट भी हैं, और वो 5 लूप बैक वाले हैं /32 के साथ, ठीक है। आपके कितने? आपके 2 हैं। आपको राउटर 1 के ऊपर प्रीफिक्स नजर आ रहे हैं 2, ठीक है जी। चले, अच्छी बात है। हम जरा हसन की ट्रबल शूटिंग को भी समझ लेते हैं। जब आपसे गलतियां होती हैं ना, सीखते आप तब हैं। हसन कह रहे हैं जी मेरे आ रहे हैं सिर्फ 2 प्रीफिक्स, इस उनके 13 हैं, ठीक है जी। आपके पूरे हैं। उन्होंने एक लूप बैक कम बनाया होगा, ठीक है, या लूप बैक कम बनाया है, या लूप बैक के ऊपर, या वो थक गए होंगे, उन्होंने कहा होगा 3 ही पड़े हैं, जो होना है 3 से भी हो जाएगा, ठीक है जी। तो हसन जो है ना वो कह रहे हैं मेरे पास 2 प्रीफिक्स हैं, और वो 2 उनके वही प्रीफिक्स है ना जो आपके डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसका मतलब है राउटर 1 पे देख रहे हैं, राउटर 1 और राउटर 2 की नेबरशिप ही नहीं हुई भी। आप जरा राउटर 1 पे शो आईपी ओएसपी ऑफ नेबर करें, अगर नेबरशिप हुई हुई है तो फिर हम आगे देखेंगे कि राउटर 2 के ऊपर नेटवर्क ठीक से एडवर्टाइज नहीं हुए हुए। ज्यादातर चांस तो इस बात का है कि भी राउटर 1 और 2 की नेबरशिप नहीं हुई, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए जी हसन को? शो आईपी ओएसपी ऑफ इंटरफेस ब्रीफ की कमांड आप राउटर 1 पे भी दें और 2 पे भी दें, आपको पता लग जाएगा कि आपने कहां ओएसपी ऑफ चलाया हुआ और कहां नहीं चलाया हुआ। इंटरफेस ब्रीफ राउटर 1 पे आप ये कमांड दें, 2 आ रहे हैं, और जो राउटर 1 के अपने दोनों हैं, दोनों प्रोसेस आईडी देखो क्या दोनों की 1, पीआईडी लिखी होगी ना उसके, 1 है, ठीक है। और एरिया आईडी 1। अब आप राउटर 2 पे जाएं, राउटर 2 पे 4 होने चाहिए। शो आईपी ओएसपी ऑफ इंटरफेस ब्रीफ करें, कंफर्म्ड राउटर 2 पे मसला होगा।
2 आ रहे हैं, इसका मतलब है 2 पे आपने ओएसपीएफ चलाया और 2 पे नहीं चलाया। 2 जो है उनकी प्रोसेस आईडी क्या है? 1 और एरिया आईडी 0। तो आपने जो एरिया 1 वाले 2 हैं वो अभी एडवर्टाइज नहीं किए, वो रहते हैं। जैसे ही करेंगे आपके भी पूरे हो जाएंगे, अगर कोई और गलती ना हुई तो अब आपको पता ना क्या गलती हुई है, कर लेंगे। वेरी गुड। उसके तो फिर 2 हो गए थे, आप देखे कर रहे होंगे, लो इसके प्रीफिक्स ही नहीं आ रहे, आप तो वहां तक भी नहीं पहुंचे अभी। ठीक है जी, तो लैब करने से ही आती है, ना दूसरों को करते देखने से आती है। ठीक है, जब आप करेंगे आपसे गलतियां होंगी, गलतियां सुधारेंगे तो आप सीखेंगे। ठीक है, ऐसे ही है। वेरी गुड। ठीक है, बड़े अरसे से आपका कोई मैसेज नहीं आया, लगता है लैब नहीं कर रहे आप। कर रहे, गलतियां नहीं हो रही होंगी फिर, ये भी अच्छी बात है। अच्छा जनाब, तो राउटर 1 के ऊपर 14 प्रीफिक्स आ गए हैं, और इस वक्त जो मेमोरी टोटल ये 14 प्रीफिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं ओवरहेड्स को मिला के 7.6 किलोबाइट बनता है। 7.6 किलोबाइट बन जाएगा ये। ठीक है, वैसे तो ये कोई इतना खास लोड नहीं है, लेकिन हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमें रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत पड़ गई है। ठीक है जी। अच्छा, इसका टेबल आप देख लें, शो आईपी राउट की कमांड दें। मैंने आपको ये भी कहा था राउटिंग टेबल डायरेक्ट देखने से बेहतर है पहले खुद एनालिसिस कर लिया करें। राउटर 1 के डायरेक्टली कनेक्टेड कितने हैं जी? 2। राउटर 1 के पास 2 तो होंगे डायरेक्टली कनेक्टेड। राउटर 2 का लैन किस तरीके से राउटर 1 के पास आएगा? ओ के साथ, क्योंकि एरिया 1 एरिया 1 एरिया 1 एरिया तब्दील किए बगैर आ रहा है ना, तो एलएसए 1 के तौर पे आएगा। राउटर 2 का एलएसए 1 है जो कि राउटर 1 के पास पहुंचेगा, ओ से इसके टेबल में दिखेगा। अच्छा, अब राउटर 2 का लूप बैक ये वाला वैन नेटवर्क, ये लैन, और ये 1 2 3 4, ये चारों लूप बैक एरिया 0 में। एरिया 0 के टोटल प्रीफिक्स गिन लेना कितने हैं? 1 राउटर 2 का लूप बैक, 2, यानी टोटल लूप बैक हो गए ना 5। 4 और 1 5, एक वैन और एक लैन हो गया राउटर 3 का, कितने हो गए? 7। तो ये सातों एरिया 0 से एरिया 1 में जाएंगे तो राउटर 1 पे पहुंचेंगे। तो जब वो एरिया बदल के जाएंगे तो समरी एलएसए बन के जाएंगे। राउटर 2 उनकी समरी भेजेगा आगे राउटर 1 को। तो ये सातों जब एरिया बदल के आएंगे तो ओ आई ए से आएंगे। ठीक है जी, तो ओ आई ए वाले होंगे 7, और वो जो 4 रीडिस्ट्रीब्यूट किए थे वो OE2 से। ठीक है जी, तो ओ आई ए वाले 7, OE2 वाले 4, टोटल करें कितना बनता है? पूरे हो जाते हैं 14। इनको टोटल करें, 2 जमा 1 3 और 7 10 और 4 14। ठीक है, अब आप टेबल देखें, और टेबल देखने से भी पहले यहां पे देख लें। वो कहता है जी इंट्रा एरिया ओ वाला 1 है, इंटर एरिया ओ आई ए वाले 7 हैं, E2 वाले 4। यहीं से पता लग गया। टेबल देख के तो फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन ही होगी, चॉइस भी राउट करेंगे होंगे, मिक्स हुए होंगे। वो E2 वाला कहीं नजर आ रहा है, IA वाला कोई कहीं नजर आ रहा है, कोई कहीं नजर आ रहा है। ठीक है जी, तो इस तरीके से सारा कुछ चूंकि मिक्स हुआ हुआ है। अच्छा, अब आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता जब राउटिंग टेबल का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता ना, तो फिर टेबल में एक एक एंट्री देखने का दिल ही नहीं चाह रहा होता। उस वक्त फिर यही होता है कि समरी से किसी तरह पता लग जाए तो बेहतर है। एक और तरीका बड़ा अच्छा है, आप शो आईपी राउट करें और आगे फिल्टर इस्तेमाल कर लें, इंक्लूड ओ आई ए, तो ओ आई ए वाले इकट्ठे होकर नजर आ जाएंगे। आप फिल्टर इस्तेमाल करें E2, तो E2 वाले अलग से नजर आ जाएंगे। ऊपर तो सब कुछ मिक्स होके दिख रहा है, यहां पे सारी चीजें अलग अलग से नजर आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी, ओके जनाब, तो ये प्रीफिक्स पूरे। रिसोर्स मैनेजमेंट हमने अब करनी है। तरीका हमें एक तो पहले ही आता है, वो स्टब वाला, टोटली स्टबी वाला। कर तो हम वो सकते हैं, लेकिन हम उसके अंदर जो एक ड्रॉबैक हमने आज पॉइंट आउट जिसको किया है कि वो डिफॉल्ट रूट भेज देता है। तो अगर आप उसको इवॉइड करना चाहें तो उसका दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप राउट समराइजेशन इंप्लीमेंट कर लें। ओएसपीएफ में राउट समराइजेशन मैंने आपको बताया किस किस की हो सकती है। LSA 5 की हो सकती है, LSA 3 और 4 की हो सकती है। ठीक है, तो हम LSA 5 से शुरू करते हैं। LSA 5
यानी एक्सटर्नल एलएसए जो E2 E1 वाले होते हैं, ऑलवेज जनरेटेड बाय ASBR। LSA5 को हमेशा ASBR जनरेट करता है। LSA5 इज ऑलवेज जनरेटेड बाय ASBR। तो अगर उनकी समरी भी इंप्लीमेंट करनी है ना तो वो ASBR पर ही होगी। जो उन LSA5 को अलग-अलग भेज रहा है, उस समरी भी वही उनकी एडवर्टाइज कर सकता है। तो राउटर 3 हमारे केस में ASBR है ना। ये वेरीफाई कैसे होता है कि राउटर 3 ASBR है? शो आईपी OSPF की कमांड है, इसमें आगे इंक्लूड लिखें, इट इज लिखें तो आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा, इट इज एन ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। राउटर 3 ASBR है। एक्सटर्नल LSA5 को जनरेट यही करता है, और इनकी समरी भी अगर जनरेट करेगा तो वो यही करेगा। ठीक है, कैसे करेगा तरीकाकार सीख लें। सिस्को iOS में LSA5 की समरी की कमांड कुछ ये है। आपको राउटर OSPF1 में, OSPF में तो जाना ही पड़ेगा ना, ये तो अंडरस्टूड है। OSPF की कॉन्फ़िगरेशन है तो OSPF में जाना तो बनता है। मैं OSPF में आ गया। अच्छा जी, अब यहां पे आने के बाद जो कमांड है समरी की, वो बड़ी सिंपल सी है जी, समरी एड्रेस, समरी डैश एड्रेस, और इसके आगे जो एड्रेस आपने लिखना है वो आपने लिखना है, और आपने लिखना है कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, आप जरा अपनी डायग्राम पे नजर डालें तो ये राउटर 3 पे आपने क्या लिखा था, 199.168.8.0, ये वाले 4 प्रीफिक्स है ना। ठीक है, और इनमें आप जरा ये देख लें कि ये जो 4 आपके प्रीफिक्स हैं इनमें कुछ कॉमन नजर आ रहा हो। ठीक है जी, कॉमन तो है, इन तक जाने का रास्ता भी सेम है, वो नल जीरो वाला। ठीक है, और ये जो आपके चारों प्रीफिक्स हैं 199.168 से शुरू हो रहे हैं, तो मिलता जुलता है, दैट मीन समरी पॉसिबल है। तीसरा ऑक्टेट है 8 9 10 11, 8 से 11, 8 से 11 का ब्लॉक होता है, 0 से 3, 4 से 7, 8 से 11। अगर तो ये ब्लॉक है तो ब्लॉक का पहला एड्रेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस रेंज का पहला नहीं, ब्लॉक का पहला एड्रेस वो समरी एड्रेस होगा। अब ये तो इत्तेफाक की बात है ना, पूरा ब्लॉक ही हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो ब्लॉक का पहला एड्रेस है 8.0, 199.168.8.0, वो आपका समरी एड्रेस बनेगा। और ब्लॉक का साइज क्या है, 4, 4 के लिए बिटें होती हैं 2, तो आपने 2 बिटें कम कर देनी है, 24 में से 2 कम कर देंगे 22, तो टेक्निकली 199.168.8.0/22 इसकी समरी बनेगी। तो बस आपने समरी एड्रेस की जो कमांड आप लिख रहे हैं उसके आगे यही लिख देना है, 199.168.8.0। अच्छा, आप /22 यहां नहीं लिख सकते, मास्क लिखना पड़ेगा। तो /22 का मास्क होता है 255 का मतलब पहली 8 बिटें, 255 का मतलब 16 बिटें। ठीक है जी, अब 17, 18, 19, 20, 21 और 22 वाली बिट को अगर आप ऑन कर दें और एंड पे 2 और 1 वाली बिट को छोड़ दें, ठीक है, तो ये बनेगा 252.0। चौथा ऑक्टेट भी तो है ना, वो सारा 0 है। ठीक है जी, ये /22 है, आप लिख के कर लें यही बनेगा। ठीक है जी, एंटर। बस, मुश्किल ये भी नहीं है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो आपकी जिम्मेदारी है, उसमें आपसे गलती हो सकती है। उस स्टब वाली कहानी में ये था कि आपको बस एरिया 1 स्टब लिखना है, आगे नताइज के जिम्मेदार आप नहीं है, यहाँ आप हैं। ठीक है जी, क्योंकि अगर आपने गलत समरी एड्रेस लिख दिया तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट भी गलत ही आएगा। तो ये मैंने कन्फिगर कर दी है। ठीक है, थोड़ी देर पहले तक हमारे तीनों राउटर्स पे कितने कितने प्रीफिक्स थे, 14 14, 14 थे, राउटर 1 पे भी, 2 पे भी और 3 पे भी। इसके बाद अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको क्या उम्मीद है, अब क्या हो गया होगा? राउटर 1 से शुरू करते हैं। राउटर 1 पे अब क्या हो गया होगा? पहले 14 प्रीफिक्स आ रहे थे, अब कितने आएंगे? ये किन 4 की समरी है? जिन 4 की ये समरी है वो 4 नहीं जाएंगे, उनकी जगह 1 जाएगा, तो 3 कम हुए ना टेक्निकली, 4 कम होके 1 तो जा रहा है, तो जहां 14 आ रहे थे वहां आप 11 आएंगे। राउटर 1 पे भी 11, राउटर
2 पर भी 11 और राउटर 3 पे, राउटर 3 पे 11 नहीं होंगे, राउटर 3 पे इनफैक्ट एक बढ़ जाएगा। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। याद रखें, आप किसी की तरफ अगर कोई प्रीफिक्स एडवर्टाइज कर रहे हैं ना, वो आप उसी सूरत में कर सकते हैं अगर आपके खुद के पास वो चीज हो तो ही आप भेजेंगे ना। तो राउटर 3 के अपने टेबल में ये वाली समरी होगी तो वो आगे एडवर्टाइज करेगा। राउटर 3 के अपने टेबल में जरा देखें, डू शो आईपी राउट स्टैटिक, ये जो 4 स्टैटिक राउट्स हैं इसके टेबल में, क्या ये LSA 5 है? ये तो LSA ही नहीं है। LSA तो राउटर 3 ने भेजा है 2 को, जब वो 2 के पास गए तो LSA 5 के तौर पे आए हैं, जब वो 1 तक गए थे तो LSA 5 के तौर पे आ रहे थे। राउटर 3 के अपने टेबल में तो ये स्टैटिक राउट है, तो स्टैटिक राउट पे तो ये चीज अप्लाई नहीं होगी, वो स्टैटिक राउट भी रहेंगे। इनफैक्ट क्या होगा, उनकी समरी भी क्रिएट होकर इसके टेबल में आ जाएगी। जरा देखिएगा आप, डू शो आईपी राउट समरी की कमांड दे रहा हूं, शो आईपी राउट समरी, ये 14 की बजाय कितने हो गए? उनके स्टैटिक राउट भी अपनी जगह कायम है और उनकी समरी भी ऐड हो गई है। ये जो 15वां आया ना यहाँ पे, वो समरी है। आप जरा डू शो आईपी राउट करें और आप इसका टेबल पूरा देखें तो आपको ना इसमें OSPF के साथ ये एक एंट्री नजर आएगी, तो बेचारे ने आगे लिखा भी हुआ है कि ये समरी है, ठीक है जी। 199.168.0/22 ओ के साथ आया और उसने आगे लिखा हुआ है इज ए समरी, स्पेशल प्रीफिक्स है ये, ठीक है जी। और ये समरी इसके अपने टेबल में आई है, तो अब ये क्या करेगा, 3 उन 4 प्रीफिक्स को भेजने की बजाय सिर्फ ये समरी आगे एडवर्टाइज करेगा। राउटर 2 को वो LSA 5 नहीं जाएंगे, बल्कि उनकी जगह ये समरी जाएगी। आप यहां पे देखें, आप शो आईपी राउट समरी की कमांड दें तो ये 14 से 11 हो गए। आप अब शो आईपी राउट की कमांड दें तो आप देखें वो 199 वाले वो जो 4 थे ना, वो नहीं आ रहे, उनकी जगह आप सिर्फ एक समरी आ रही है। उनके ना आने की वजह से क्या उनके साथ कम्युनिकेशन बंद हो जाएगी? नहीं, इस समरी एड्रेस के थ्रू उनके साथ हमारी कम्युनिकेशन होती रहेगी। आप राउटर 1 पे भी जाके देख लें, आपको यहाँ पे भी क्या नजर आएगा, शो आईपी राउट, बल्कि इंक्लूड OE2 ही करें तो आप देखें यहाँ पे पहले 4 आ रहे थे और अब सिर्फ एक आ रहा है, ठीक है जी। तो अब ये समरी आ रही है, डिफॉल्ट रूट से तो ये बेहतर है, क्योंकि इसके अलावा अगर किसी और से आप कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे और वो अननोन होगा तो ये डिस्कार्ड करेगा, जो कि आम हालात में राउटर करता है, ठीक है जी। तो वही होगा, ठीक है। और आप इस समरी के लिए कोई पॉलिसी डिफाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, जो पॉलिसी इस समरी के ऊपर अप्लाई होगी वो टेक्निकली उन चारों के ऊपर अप्लाई हो रही होगी, ऐसे ही है ना जी। तो आप वो भी काम कर सकते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट रूट के ऊपर कोई पॉलिसी अप्लाई करने का मतलब है वो तो 4.29 बिलियन पे अप्लाई होगी, चाहे आपको करनी हो या ना करनी हो, ठीक है। तो ये एक बेहतर सोल्यूशन है, किया हमने वही है। आप जरा शो आईपी राउट समरी जरा यहां पे दोबारा करें ये कमांड और देखें कि पहले के मुकाबले में इसका साइज कम हो गया है, बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ लेकिन कम हो गया। हमने एक चीज नोटिस की थी लास्ट लेक्चर में भी कि जब समरी LSA यानी LSA 3 और 4 आना बंद होते हैं ना, तब टेबल पे बड़ा अच्छा खासा फर्क पड़ जाता है। तो टेबल पे अगर अच्छा खासा फर्क आपने डालना है तो आपको LSA 3 और 4 की भी समरी परफॉर्म करनी पड़ेगी। क्या OSPF में राउट समराइजेशन पॉसिबल है समरी LSA के लिए? यस, दैट इज पॉसिबल। अच्छा, वो तो पॉसिबल है कि आपके सिनेरियो में पॉसिबल है या नहीं है, उसके लिए आप जरा राउटिंग टेबल देखें अपना, शो आईपी राउट इंक्लूड OIA समरी LSA ऐसे ही नजर आते हैं। इनमें क्या कोई आपको ऐसे प्रीफिक्स नजर आ रहे हैं जिनमें कुछ मिलता जुलता हो, जिनमें कोई जिनकी समरी पॉसिबल हो? तो ये बिल्कुल हमें ऐसे नजर आ रहे हैं। ये 172 वाला है, 172 4 में कॉमन है, फिर आगे इनका दूसरा ऑक्टेट देखें तो वो 16 17 18 19 है, ये एक ब्लॉक है, 16 से 19 का भी ब्लॉक होता है, ठीक है। तो इनकी समरी पॉसिबल नजर आ रही है, ठीक है। तो आप इनके लिए समरी परफॉर्म कर सकते हैं। समरी LSA की बात हो रही है। समरी LSA मींस LSA 3 and 4। समरी LSA इज ऑलवेज जनरेटेड बाय ABR। एक्सटर्नल LSA ASBR भेजता है और समरी LSA ABR।
तो जो समरी एलएसए जनरेट करता है, समरी भी उसी राउटर पे आपको जाके कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। हमारे केस में एबीआर कौन है? राउटर 2। और इसको आप वेरीफाई कैसे कर सकते हैं जी? राउटर 2 पे जाएं, शो आईपी ओएसपीएफ की कमांड दें, इंक्लूड इट इज लिख लें, तो इट इज एन एरिया बॉर्डर राउटर, तो ये एबीआर है। ठीक है, अब इसकी समरी क्या निकलेगी और कैसे कॉन्फ़िगर करनी है वो भी देख लेते हैं। आपको एलएसए 5 की समरी आती है? समरी एलएसए की समरी नहीं आती। आप कहेंगे सेम तरीका नहीं है, नहीं सेम नहीं है, डिफरेंट है थोड़ा सा। ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहला यहाँ पे टास्क ये है कि समरी होगी क्या, समरी एड्रेस क्या निकलेगा, वो आपने जरा देखना है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ इंक्लूड अप की कमांड दे देता हूं, यहां पे चले, सॉरी राउटर 3, बल्कि यहां पे अगर देनी है तो आप शो आईपी राउट ओएसपीएफ इंक्लूड ओआईए करें, बल्कि यहां पे ओ करना पड़ेगा क्योंकि इधर राउटर 2 पे तो एरिया चेंज नहीं हुआ अभी। ठीक है जी, प्रीफिक्स नजर आ रहे हैं वो जिनकी समरी करनी है आपने, आपको नजर आ रहे हैं? ठीक है जी, तो इनको देख के बताएं इनकी क्या समरी निकाल सकते हैं आप, क्या निकलेगी समरी। वैसे तो ये /32 के साथ कन्फिगर हुए में वो हुए हो बेशक, लेकिन बिटे मैच कितनी कर रही हैं हमने तो वो देखना है ना, तो इनकी कितनी बिटे मैच करेंगी। पहला ऑक्टेट तो मैच कर रहा है, 8 बिटे हो गई, और दूसरे ऑक्टेट में पक्का यकीन है डिफरेंस निकल आएगा, वो डिफरेंस दूसरे ऑक्टेट में निकल आएगा। कैसे निकलेगा वो बता देते हैं अभी। दूसरे ऑक्टेट को मिला के टोटल बिटे कितनी हो जाती हैं? 16। पहले दो ऑक्टेट को कंसिडर करें तो कितनी बिटे हो जाती हैं? 16। ठीक है, तो अब जरा आप बताएं 16 में से कितनी बिटे कम करनी पड़ेंगी और समरी क्या बनेगी इसकी? ब्लॉक है, दूसरे ऑक्टेट में ब्लॉक है, ब्लॉक है कौन से वाला? 16 सोने, ब्लॉक का पहला एड्रेस क्या है? 16, तो 172.16 हो गया। ठीक है, ब्लॉक का साइज क्या है? 4। 4 के लिए बिटे कितनी चाहिए होती हैं? 2। 16 में से कितनी बिटे कम करेंगे? 2, तो 14 /14। भाई इसको आप लिख के देख लें, इसमें पहली 14 बिटे मैच कर रही हैं, उसके आगे डिफरेंस है। ठीक है जी, तो 172.16.0.0/14 इसकी समरी बनती है। कोई मसला तो नहीं है इसमें? ठीक है, बिल्कुल 255.252.0.0 ये इसका एड्रेस बन जाएगा। अब कॉन्फ़िगर कैसे करना है जी वो देख लें। राउटर ओएसपी 1, ये जो चारों लूपबैक्स हैं, ये चारों लूपबैक्स, इनका ताल्लुक हमारी इस डायग्राम में किस एरिया से है? एरिया 0, यानी वो किस एरिया में एडवर्टाइज हुए हैं? एरिया 0। ठीक है, तो मैं यहां पे जाके राउटर को बताऊंगा, राउटर 2 को, एरिया 0 के कुछ एड्रेसेस हैं जिनकी मैं रेंज बनाने लगा हूं। एरिया 0 के कुछ प्रीफिक्सेस हैं जिनका हम क्या बनाने लगे हैं? रेंज। रेंज यहां पे समरी एड्रेस की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। एएसबीआर पे समरी एड्रेस की कमांड यूज होती है, एबीआर पे रेंज की, यानी एरिया 0 के प्रीफिक्सेस की रेंज डिफाइन करने लगे। और वो रेंज है क्या? 192.16.0.0 255.252.0.0, बस कमांड एक ही है। एएसबीआर पे कमांड है समरी एड्रेस, एएसबीआर पे कमांड है समरी एड्रेस, और एबीआर पे है एरिया, उसकी आईडी और रेंज। और एरिया में वो एरिया लिखना है जिसमें वो एडवर्टाइज हुए हैं। ठीक है जी, और वो एरिया 0 में एडवर्टाइज आपने किए थे, यानी राउटर 2 को एरिया 0 से वो प्रीफिक्स मिल रहे हैं और आगे फिर वो उनकी समरी बना के भेजता है। अब जरा आपने सोच विचार करके मुझे ना इन तीनों राउटर्स का टेबल बताना है कि पहले में और अब में फर्क क्या पड़ गया होगा। बड़ा अजीबो गरीब सा फर्क पड़ा होगा, इतना सीधा नहीं है ये, सोच के जवाब देना आप।
ये थोड़ी देर पहले तक इन तीनों राउटर्स की सूरत हाल क्या हो गई थी, नंबर्स क्या चल रहे थे, नंबर्स यूं चल रहे थे, राउटर 1 पे 11 थे, राउटर 2 पे भी पहले कितने थे, 11 थे, पहले वाला नंबर लिखना 11, और यहाँ पे 15 थे। अब बताएं किस पे, राउटर 1 पे अब कितने हो गए होंगे, क्योंकि पहले प्रीफिक्स जा रहे थे, ये 4 जा रहे थे, 4 की जगह अब 1 जा रहा होगा, तो 3 कम हो गए, तो 11 में से 3 काम करेंगे तो यहां तो रह गए 8। यहां पे क्या सूरत हाल होगी, यहां पे एक बढ़ गया होगा, क्योंकि वो समरी एलएस से राउटर 2 बना के आगे भेजता है, इसके खुद के पास तो वैज एलएसए 1 आ रहे हैं, ओ से आ रहे थे ना, एलएसए 1 के तौर पे आ रहे थे, तो यहां पे तो एक बढ़ गया होगा और यहां पे हो गए होंगे 12। इधर की क्या सूरत हाल होगी, यहां पे जितने थे उतने ही रहेंगे, क्योंकि ये जो 4 आपने ये एलएस है ना ये वाले, उसके तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो राउटर 3 के तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी राउटर 3 की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट यूं समझे कि एरिया 0 में और भी जितने मर्जी राउटर होते उनमें से किसी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। जब इन्होंने एबीआर पे समरी एलए से बन के किसी दूसरे एरिया में जाना है वहां फर्क पड़ेगा, ठीक है जी। तो राउटर 3 पे तो ये 15 थे और 15 ही रहेंगे, चेक कर ले जरा इसको, जी मैं भी करने लगूं, आप भी कर लें, कर लिया है शो आईपी राउट समरी, तो ये 15 थे, 15 ही है, राउटर 2 के ऊपर 12 हो जाने चाहिए, शो आईपी राउट समरी कर लें, तो यहां पे 12 हो चुके हैं, राउटर 1 पे इसका इंपैक्ट नजर आएगा। इनफैक्ट यूं कह लें कि जो एरिया 1 के जितने भी इंटरनल राउटर्स हैं उनमें फर्क नजर आएगा, हमारे पास है ही एक एरिया 1 का इंटरनल राउटर तो एक ही है जो कि राउटर 1 है, और होते तो उनपे भी ये चीज दिखती। तो जरा शो आईपी राउट समरी करें तो ये 11 से कितने रह गए हैं, 8। यहां पे आप जरा शो आईपी राउट की कमांड भी आप दे दें तो आपको यहां पे नजर आएगा, वो जो ओ आई ए वाले 172 वाले पहले 4 आ रहे थे, उनकी जगह अब सिर्फ उनकी एक समरी आ रही है, रेंज आ रही है, ठीक है जी। अच्छा मैं यहां पे लिखता हूं पिंग 172.17.0.1, गौर से देखें इस टेबल में बजाहिर तो ये प्रीफिक्स नजर नहीं ना आ रहा, लेकिन ये पिंग हो जाएगा, क्यों, इसकी समरी मौजूद है, 172.16 वाला भी हो जाएगा, 17 वाला भी हो जाएगा, 18 वाला भी हो जाएगा और 19 वाला भी हो जाएगा, ये जरा 19 वाले को भी पिंग करके देख लें तो वो भी पिंग हो रहा है, ठीक है जी। तो ये समरी एड्रेसेस जो है वो आपके ये इस तरीके से आप ओएसपीएफ में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो काम आपने स्टब से और टोटली स्टबी से किया था तकरीबन वही वाला काम आपने यहां पे अब भी अचीव कर लिया और पहले से बेहतर तरीके से किया। वो डिफॉल्ट रूट भेजता था इनको रोकने के बाद, अच्छा ये जब आपने समरी एलएसए को की समरी भेजी है ना, तो ये तकरीबन हो गया टोटली स्टबी से मिलता जुलता काम, ऐसे ही है ना। स्टब में क्या होता है एलएसए 5 पे इंपैक्ट, टोटली स्टबी में क्या होता है 3 और 4 पे भी इंपैक्ट आ जाता है, तो आपने वो इंपैक्ट भी अब टेक्निकली हम कह सकते हैं हमने अब टोटली स्टबी वाला ऑलमोस्ट टास्क अचीव कर लिया है, और डिफॉल्ट रूट के बगैर, डिफॉल्ट रूट की जगह हमने क्या चीज इस्तेमाल किया, समरी इस्तेमाल की है। समरी बस सिर्फ कैलकुलेट आपको ध्यान से करनी है, उसके बाद बाकी का काम जो है वो आप आगे कर सकते हैं, ठीक है जी। जी आज जी जी ये लो जी, एक दफा आप इसकी डायग्राम आप देख लें, ठीक है जी। लूप बैक बनाए थे मैंने राउटर 3 पे, ठीक है जी, और राउटर 3 पे ये जो 4 लूप बैक्स हमने बनाए हैं वो तो एज डायरेक्टली कनेक्टेड दिखेंगे ना, राउटर 3 के जो 4 लूप बैक हैं वो राउटर 3 पे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के तौर पे नजर आएंगे। राउटर 3 जो है इन चारों ये वाले जो आपके प्रीफिक्सेस हैं इन्हें तो एडवर्टाइज करेगा एज एलएसए 1। एलएसए 1 याद है क्या होता है, राउटर एलएसए क्या होता है, एलएसए 1 एक राउटर के जो अपने डायरेक्टली कनेक्टेड प्रीफिक्सेस होते हैं
उन्हें जब वो एडवर्टाइज करता है, जब तक एरिया चेंज नहीं हो जाता तब तक वो रहते हैं LSA1। तो राउटर 3 के LSA1 में क्या क्या कुछ शामिल होगा, उसके सारे डायरेक्टली कनेक्टेड प्रीफिक्सेस। अब वो कितने हैं, पहले थे सिर्फ दो, एक वैन और एक लैन, अब उनमें 4 लूप बैक भी शामिल हो, अब वो 6 हैं। तो राउटर 3 ने तो भेजा है LSA1 जो कि 3 से जाएगा 2 पे, तो राउटर 2 को 3 से क्या मिला था, LSA1। अब राउटर 2 ने उसे भेजना था एरिया 1 में, एरिया करना था चेंज। तो ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में सीख ली थी कि जो ABR होता है वो एक एरिया से जो प्रीफिक्सेस उसके पास आ रहे होते, जो LSAs आ रहे होते हैं, ढेर सारे LSA1 आ रहे होते हैं, उनकी समरी बना के आगे एडवर्टाइज करता है। तो राउटर 2 अब इनकी समरी बना के आगे एडवर्टाइज करेगा, ठीक है। अब उस समरी में ये सारे के सारे प्रीफिक्सेस अलग से जा रहे थे, ये 4 थे, बल्कि इनफैक्ट 4 तो नहीं कहना चाहिए, राउटर 3 से जो आने वाले हैं वो कितने थे, 6, ठीक है जी। तो उन सब की समरी आगे से भेजेगा। हमने राउटर 1 पे जाके देखा कि जो समरी LSAs हैं ये ढेर सारे आ रहे हैं, क्या इनको कम किया जा सकता है, ठीक है। तो उनमें हमने देखा कि 4 ऐसे प्रीफिक्स हैं जो एक्चुअल में राउटर 3 से आए थे, उनकी समरी पॉसिबल है, ठीक है। और समरी LSAs की जो समरी कन्फिगर होती है वो ABR के ऊपर होती है। तो हम फिर राउटर 2 पे गए जो कि ABR है, वहां जाके हमने कमांड दी एरिया 0 रेंज। एरिया 0 क्यों लिखा, क्योंकि वो जो प्रीफिक्सेस एक्चुअल में एडवर्टाइज हुए थे वो एरिया 0 से आ रहे थे। राउटर 2 को एरिया 0 से वो प्रीफिक्स रिसीव हुए थे, और अब मैंने उनको कहा कि तुमने आगे जब इनकी समरी भेजनी है तो आपने समरी LSA में 4 प्रीफिक्सेस को समराइज करके आगे भेजना है, अलग अलग जैसे आप पहले भेज रहे थे वैसे नहीं भेजेंगे आप, ठीक है जी। तो राउटर 2 ने समरी LSA की समरी करके आगे जो है वो आप एडवर्टाइज किया है, ठीक है। राउटर 2 को खुद को वो एज LSA1 रिसीव हुए थे, उसने अब आगे समरी भेजनी थी, यानी समरी LSA भेजना था। उस समरी LSA में प्रीफिक्सेस ज्यादा सारे थे, उनमें से 4 हमें ऐसे नजर आए जिनकी समरी पॉसिबल थी और वो हमने इंप्लीमेंट कर दी है। ASBR वाली जो LSA5 वाली थी वो तो सिंपल थी, ठीक है जी। आपने राउटर 3 जो कि ASBR है, अच्छा उसके खुद के पास वो जो 4 प्रीफिक्स थे वो एज स्टैटिक राउट है, वो एक्सटर्नल LSA तब बनते हैं जब वो 3 उन्हें आगे 2 की तरफ एडवर्टाइज करता है। तो 2 के टेबल में वो एज 2 के और 1 के टेबल में वो एज LSA5 आ रहे हैं, ठीक है। तो LSA5 की भी समरी पॉसिबल है, यानी जो प्रीफिक्सेस LSA5 में होते हैं उनकी समरी भी पॉसिबल है, जो कि हमने आज की है पहले स्टेप के अंदर, ठीक है। एक्सटर्नल LSA की भी राउट समराइजेशन कैसे परफॉर्म होती है वो हमने पहले स्टेप के अंदर की थी, ठीक है। डायग्राम कोई नई नहीं है, वही पहले वाली डायग्राम थी। इसमें जो चेंज हमने आज किया वो सिर्फ राउटर 3 के ऊपर जो 4 लूप बैक हमने ऐड किए हैं वो एक चेंज थी। वो क्यों ऐड किए हैं 4 लूप बैक, वो मैंने इसलिए किए हैं क्योंकि अगर ना करता तो राउटर 2 जो समरी LSA भेज रहा था ना, उनमें कोई ऐसे प्रीफिक्स थे नहीं जिनके लिए मैं राउट समराइजेशन परफॉर्म करके दिखा सकता था। तो सिर्फ वो ऐसे प्रीफिक्सेस को बनाने के लिए मैंने राउटर 3 पे क्या किया, 4 लूप बैक बना दिए, ठीक है। काफी लंबे गैप के बाद आज आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, थक गए होंगे, ठीक है जी। तो आपको ब्रेक की भी जरूरत पड़ गई होगी, तो एक छोटा सा हम ब्रेक कर लेते हैं। 11:30 पे आप लोग वापस आ जाइए, 11:30 तक ब्रेक करें, उसके बाद वापस आए और एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ है इन सबसे, ठीक है। तो तरोताजा होके वापस आइएगा। ले 11:30 पे मुलाकात होती है।